Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will solve UPSC Prelims 2025 PYQ using elimination technique. इस टेक्निक में आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़े थोड़े एलिमिनेशन पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन वन, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकता है। ऑप्शन टू, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी मे बी पॉसिबल। ऑप्शन थ्री की बात करें तो पेंशन फंड मैनेजमेंट मे बी पॉसिबल। लेकिन जैसे ही ऑप्शन फोर पढ़ते हैं, लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज, तो सबको पता है कि आरबीआई जो है वो प्राइवेट कंपनी से डील नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन फोर तो गलत ही है। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑप्शन फोर दिया है। ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में अगर देखें तो ऑप्शन पहला और दूसरा कॉमन है, यानी कि एक और दो तो सही होगा, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड सही होगा और बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी ये भी सही होगा। बच गया पांचवा। पांचवा स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, बेसिक भी पता होगा आपको, तो पता होगा जैसे कि मान लीजिए 1990 में आरबीआई ने 100 रुपीज़ का नोट प्रिंट किया, तो उसकी वैल्यू आज 2026 में भी 100 रुपये ही है। लेकिन 100 रुपीज़ प्रिंट करने के बदले में आरबीआई ने गोल्ड रखा होगा या फिर कोई फॉरेन करेंसी रखी होगी, तो उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जो रेट इंक्रीज हुआ है वो जो है आरबीआई का प्रॉफिट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट वन में कहता है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन टैक्स। इसमें बोल रहा है कि एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी आपको एक्टिविटीज़ है वो किसी भी तरह के टैक्स से छूट मिलता है, जो कि ऐसा नहीं है। एनी टैक्स तो वैसे भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, और बात की जाए टैक्स छूट का तो सिर्फ एग्रीकल्चर पे टैक्स छूट मिलता है, यानी कि स्टेटमेंट वन जो है वो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट टू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट करने से ही आंसर निकालते हैं। जैसे ऑप्शन ए में बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, इसमें भी यही बोले, ये भी नहीं होगा। अगर सी की बात करें तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, इसमें करेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। पता नहीं, इसका तो नॉलेज नहीं है। स्टेटमेंट टू देखते हैं, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ऑल जो है आपका एक एक्सट्रीम वर्ड है, और इसमें कह रहा है कि 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो सब में जो है इंडिया रिसोर्स रिच है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन टू गलत हो गया। ऑप्शन थ्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आंसर में देखते हैं ऑप्शन टू कौन कौन सा गलत है। ऑप्शन ए में टू है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखा जाए तो यहाँ भी टू है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें इसमें टू नहीं है, और ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ भी टू है, इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी जो है वो करेक्ट बताना है। ऑप्शन वन कहता है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। यहाँ पे ऑल देख के कंफ्यूजन होगा कि ऑल तो एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें लिख रहा है कि वेरी लार्ज पोर्शन। इसमें सारा नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि लार्ज पोर्शन बोल रहा है। स्टेटमेंट टू की बात करें तो इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई ऐसा एक टाइम हुआ होगा जिसमें हांगकांग को क्रॉस किया होगा। मे भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट टू की बात करें, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर्स है उसको वार्न करने के लिए भी कोई रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन अगर आप बेसिक सेंस की इस्तेमाल करें तो पता चलेगा कि सेबी जो है सब देखता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट तीन जो है गलत हो गया। स्टेटमेंट थ्री को अगर एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया, इनकरेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो है आपको स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टेटमेंट वन जो होता है वो करेक्ट होता है, और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट चेक करना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करी जा रही है। अगर आपको ये पता भी नहीं हो कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, बस इतना पता होता है कि सर्कुलर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि कोई सर्कल में बात हो रहा है। सर्कल का मतलब ही होता है कि आपको कोई भी चीज़ है वो रीयूज हो सकता है। स्टेटमेंट टू देखते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। ये सही है। स्टेटमेंट थ्री की बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर है, यानी कि कोई चीज़ है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसको फिर से रीयूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री ये दोनों ही सही है। उस हिसाब से अगर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, वैसे तो देख के आपको लगेगा कि बहुत ही टफ है, लेकिन इसमें भी
बड़ी आसानी से एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा। देखते हैं इसको। बोला कैपिटल रिसीट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी पॉसिबल। बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट। अगर नहीं पता आपको ये भी छोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए लायबिलिटी, वो लायबिलिटी कैसे हो सकता है, वो तो आपके लिए एसेट का होगा ना, क्योंकि इससे तो आपको इनकम हो रही है। यानी स्टेटमेंट 3 जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में स्टेटमेंट 3 नहीं है, ऑप्शन 2 में देखें स्टेटमेंट 3, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी स्टेटमेंट 3 है, ऑप्शन डी में भी स्टेटमेंट 3, यानी कि सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी 3 स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। अब इसके हिसाब से स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पे लिखा है चॉक इज known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। स्टेटमेंट 3 बताए clay is not at all porous, नॉट एट ऑल पोरस दिया, जबकि स्टेटमेंट 1 में देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि लीस्ट परमिएबल। इसमें बोल रहा है कि थोड़ा सा तो परमिएबल है, लेकिन स्टेटमेंट 3 में बोल रहा है कि थोड़ा सा भी नहीं, यानी कि स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 कहाँ गलत है वो देखते हैं। इसमें देखते हैं बोथ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये तो गलत हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, ये भी नहीं हुआ क्योंकि स्टेटमेंट 3 तो गलत है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। और चौथा, नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो हमने पहले ही देख लिया था कि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, तो उससे आपसे इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। बोलता है विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर। एवरीवेयर जो है आपका एक एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा। ऑन द अर्थ सरफेस मतलब होता है कि अगर अर्थ जैसे ही अर्थ हो गया, अगर इसमें एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हर एक जगह फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जहाँ जहाँ भी सनलाइट आएगा, डायरेक्ट सनलाइट जहाँ जहाँ हिट करेगा वो पोर्सन तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट पे ही नहीं जाएगा, यानी कि एवरीवेयर नहीं हो सकता, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए में स्टेटमेंट 1 है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें इसमें भी स्टेटमेंट 1, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें इसमें भी स्टेटमेंट 1 है, ये भी गलत हो गया। यानी एक ही स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट यानी एक ही स्टेटमेंट बचता है, ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रिफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी कि हम डायरेक्ट एयर को कैप्चर करते हैं उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा उटपटांग स्टेटमेंट नहीं दिया हो तो उसके अलावा सारा स्टेटमेंट पॉसिबल होता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ये भी पॉसिबल है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग, हाँ पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टेटमेंट 3 बात इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, ये भी पॉसिबल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। विद रेफरेंस टू प्लानट अर्थ, इसमें क्या बोलता है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। बोलता है कि रेन फॉरेस्ट जो है वो ओशियन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो अगर साइज़ की बात किया जाए तो ओशियन जो है सो सबसे ज़्यादा पोर्शन में अर्थ के ओशियन ही है, और रेन फॉरेस्ट उसके तुलना में बहुत ही कम है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 पढ़ते नहीं, पहले इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहाँ दिया हुआ, यानी कि ए गया, और ऑप्शन सी भी खत्म हो गया, यानी हम आ गए 50-50 पे। अगर देखें तो ऑप्शन बी में क्या बोलता है कि 2 ओनली, और ऑप्शन डी में बोलता है नॉन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि पहला और तीसरा ये तो गलत है, बच गया स्टेटमेंट 2। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर किसी ने क्वेश्चन बनाया है और इतने 3 ऑप्शन दिए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि नॉन ऑफ द करेक्ट तो नहीं होगा, यानी कि एक ना एक तो उसने ऑप्शन सही दिया ही होगा। उस लॉजिक से जाया जाए तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करें, और साथ में ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और इस तरह के PYQ जो है वो एलिमिनेशन टेक्निक में लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।